मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल भयंकर आंधी तूफान के चलते घाटकोपर में होर्डिंग गिरी थी और बीएमसी ने होर्डिंग को अवैध करार दिया है। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारी संवाददाता विनया देशपांडे से। तो विनया, ये बताएं, बीएमसी ने अवैध करार दिया है होर्डिंग्स को, क्या कुछ एक्शन लिया गया है और अभी मौके पर स्थिति कैसी है? जी, अगर हम आपको बताएं तो अभी लगभग 70% काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन जारी है। अगर हम देखें तो ये जो होर्डिंग है ये काफ़ी पैमाने पे अभी निकाला गया है। जो इलीगल यानी कि अवैध होर्डिंग है, इसके चलते एक एफआईआर भी बीएमसी ने रजिस्टर कराई है पुलिस में, जिसमें भाविन भिंडे जो कि ईगो एडवर्टाइजिंग के मालिक हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं, सिर्फ वो होर्डिंग ही नहीं जो गिर चुका है, बल्कि बाकी होर्डिंग्स भी जो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी बीएमसी के नॉर्म के खिलाफ हैं, वो भी अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके खिलाफ एक्शन होगी, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। लेकिन जो अवैध होर्डिंग के बारे में जो होर्डिंग अब नीचे आ गया, जिसके चलते 14 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बारे में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस अब भी इसमें कुछ अरेस्ट नहीं कर पाई है, लेकिन काफ़ी सारे सिस्टमिक सवाल इसमें मौजूद होते हैं। 2 सालों से ये होर्डिंग यहाँ पे था, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? अगर बीएमसी के एनओसी की ज़रूरत नहीं लगती तो मुंबई में तकरीबन 180 ऐसे होर्डिंग्स हैं जो कि बीएमसी के जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो अगर वो नियम बाह्य है तो उन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, या ऐसे होर्डिंग्स जब गिरते हैं तभी उस पर एफआईआर रजिस्टर होगी? ये सारे सवाल भी अभी उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर रजिस्टर हो चुका है, इसमें कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है। बीएमसी कहती है कि वो अभी इस वक्त ये जो इलीगल या अवैध होर्डिंग्स हैं, इनको नीचे लाने में जुटी हुई है। और बीएमसी कमिश्नर ने अपने एडिशनल कमिश्नर्स को हर जोन में ये आदेश दिए हैं कि अपने अपने जोन में वे इलीगल होर्डिंग्स की लिस्ट बनाएं और उन होर्डिंग्स को अब नीचे लाएं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि तकरीबन 14 लोगों की मौतें, अभी भी 44 लोग अस्पतालों में हैं, उपचार ले रहे हैं। और दूसरी तरफ बीएमसी, एनडीआरएफ, मुंबई फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज रात तक यहाँ पे कम से कम ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ऐसा अफसरों का कहना है। शुक्रिया विनया, इस पूरे अपडेट के लिए। आप खबर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई खबरों की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की वाराणसी सीट से आज नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री काशी कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां से पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और पुष्प नक्षत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गणेश्वर शास्त्री, वैद्यनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी इस मौके पर मौजूद रहे। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में एनडीए के नेता भी वहां मौजूद थे। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय और बीएसपी के अथर जमालदारी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की एक बेहद खास तस्वीर सामने आई है, जहां पीएम मोदी के साथ एकनाथ शिंदे, पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, रामदास अठावले, चंद्रबाबू नायडू और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ जीतन राम मांझी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पीएम के नामांकन में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया है।
आज बहुत ही खुशी की बात है। आज एक हिस्टोरिक डे है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नामांकन भरा गया है काशी से। इसलिए 2014-2019 के सब रिकॉर्ड टूटेंगे, 400 पार एनडीए जीतेगी और मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में स्थिति इस बार अलग नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कोई सब कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं, परसेप्शन किया है, वो आने वाले 20 तारीख को और 4 जून को दिखाई पड़ेंगे। मिशन 45 सक्सेस होगा। कॉमेडियन श्याम रंगीला भी अपना नामांकन दाखिल करने आज वाराणसी पहुंचे थे, लेकिन उनका आरोप ये है कि नामांकन दाखिल करने नहीं दिया जा रहा है उन्हें। श्याम रंगीला से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने, देखिए। एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके बारे में जिस तरह का माहौल यहाँ पे लोग देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में आप यहाँ पे नामांकन दाखिल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहला संदेश तो अब जा ही रहा है। जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, वही संदेश हमें देश को देना था कि ये हो रहा है। लोग मान नहीं रहे थे। हो सकता है मेरे जैसे कई लोग हो जो 50-50 सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे मनवाने के लिए आया हूँ। मैंने देखा है अगर मेरा नॉमिनेशन वहाँ पे ले लिया जाता, उसको बाद में गलतियों की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता तो और बात होती। लेना तो चाहिए ना, ये तो हमारा हक है ना। हम नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे हैं, उनको लेना चाहिए। नहीं ले रहे हैं। अब जो आप जो कह रहे हो ना कि क्यों मैं यहाँ पे लड़ने के लिए आया, मेरे को यहाँ पे जीतना नहीं था। लोगों को श्योर, जहाँ पे श्योर जीत दिखती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई उसके सामने लड़ता नहीं है। श्योर जीत सूरत में भी थी श्योर जीत, वहाँ पे बीजेपी जीतती है, लेकिन फिर भी छल कपट से उन्होंने वहाँ की सीट को जो है निर्विरोध बना दिया। क्या कारण था, क्यों बनाया निर्विरोध? अब वही इसीलिए लोग यहाँ पे 600 लोग नामांकन फॉर्म लेके खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं कि उनके मन में रोष है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के सामने हम लड़ेंगे, पूरे विश्व को दिखाएंगे कि इनके सामने कितने लोग विरोध में खड़े हुए हैं। जीतना हारना अलग बात होती है सर। यहाँ पे अगर हमें लगता है कि नॉमिनेशन फॉर्म अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट, रद्द करना रिजेक्ट करना अलग चीज है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोकतंत्र में हमारी जीत हमें ऐसा लगेगा कि हो गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जीतना हारना बिल्कुल अलग बात है। सिर्फ जीतना है इसलिए नामांकन पर दाखिल करने जरूरी नहीं है। लोकतंत्र है, इस प्रक्रिया के तहत हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लड़ सकते हैं और इसी संदेश के साथ श्याम रंगीला जी यहाँ पहुंचे वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दिन उनको देखने और उनके समर्थन के लिए दूर दूर से लोग वाराणसी पहुंचे हैं। कोई उनका हमशक्ल बनकर घूम रहा है तो कोई हनुमान बनकर उनका समर्थन कर रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने, देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों में किस तरह का जुनून है मोदी को लेकर, इसका एक छोटा सा नजारा, छोटी सी झलक आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एक हनुमान जी की शक्ल में बनकर यहाँ पर आए हैं, एक मोदी जी के शक्ल में बनकर यहाँ आए हैं। इन पे मेरी नजर तब पड़ी जब एक महिला आई और इनका पांव छू के प्रणाम करते हुए दिखी, तो मुझे लगा मोदी ना सही, मोदी का हम शक्ल को ही प्रणाम करके मोदी से मिलने का जो एक सपना होता है उसे पूरा कर लिया जाए। तो शुरुआत में आपसे करूंगा कि मोदी के शक्ल में, वेशभूषा में आप हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी अवतार पुरुष हैं। कल अवतार पुरुष जी ने काशी में रोड शो किया। पहले हमारा नारा था 4 जून 400 पार, कल उसमें ये हो गया कि 4 जून 400 पार, उसके साथ साथ बनारस में 10 लाख पार। 10 लाख पार का मतलब क्या हुआ? 10 लाख अधिक वोटों से विजयी होंगे मोदी जी। 10 लाख अधिक वोटों से विजयी होंगे मोदी जी। और इस लक्ष्य में इन तरह के लोगों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जो हनुमान जी के शक्ल में यहाँ पर आए। कब से आप क्या, ये कैसे भावना आया कि हनुमान जी की शक्ल बनकर यहाँ पर आए? मैं 8 अक्टूबर 2015 को अपने पावन पवित्र धरती, जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, वो भूमि जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि है। बिहार से आया? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ और ये मेरा 140वां उनका दर्शन है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री आज जो कार्य किए हैं उसका परिणाम दिखने लगा है। और दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, महादलित के लिए और आदिवासी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पद्धति पे और सबके प्रयास की पद्धति पर आज वह कर रहे हैं। और आज गरीबों के मसीहा कोई नेता को दिखाई नहीं। आपका हर बार यहाँ आते हैं? मैं हर एक बार यहाँ आता हूँ। ये मेरा 12वां सभा है। 12वां सभा है? हाँ, 12वां। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? मैं पूरे भारत जाता हूँ और ये मेरा 144वां दर्शन है और इस बाबा की नगरी में 140वां है और 12वां नगरी में 140वां दर्शन है और ये
बिहार से आए हैं और इस तरह के कई लोग आपको इस बनारस के गलियों में देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके से एक संदेश देना चाहेंगे किस तरह से मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, एक सांसद के तौर पर यहाँ की स्थिति को बदला है और देश में किस तरह का जुनून है, इसकी एक झलक आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। लक्ष्मण राय, बनारस। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने मंडी में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां आशा रनौत, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। मंडी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। नामांकन के बाद कंगना ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में भी सफलता मिली है और यहां पर भी सफलता मिलेगी। ये सारे वोटर्स हैं और ये सारे जो हैं देश के जो स्वर्णिम काल का एक इतिहास बन रहा है उसमें भागीदार हैं, उसमें हिस्सा लेने आए हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उससे जुड़कर अवश्य ही यही उम्मीद है कि इस फील्ड में भी मुझे सफलता मिले। तो लोकसभा चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। ऐसे में क्या समीकरण बन रहे हैं, यूपी और मुंबई में क्या माहौल है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर 73,105 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 114 अंक चढ़कर 22,218 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी, तेल, गैस, मेटल, पावर इंडेक्स में रही। वहीं एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ईद के दिन उनका परिवार मुसलमानों के घर बना खाना ही खाता था, लेकिन गोधरा के बाद विपक्षियों ने उनकी छवि खराब कर दी। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज़ 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई,
खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते, खावानो ने पीवानो। हाँ। पर वहाँ दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी है और खरीदार सारे हिंदू है। बड़ा यूनिक सा मार्केट है। मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू है। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप। साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहाँ। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहाँ सर्वे करो। तो मैंने इन लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था देखिए मोदी बैठा है यार, दिवाली हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है। ये दिवाली की छुट्टियां हैं तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था। बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे अगर मैं मत बोलो बोले। और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल जाए, मुस्लिम महिला, तो बड़ी बधाई दे रही थी। फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैंने कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी और जुहापुरा वो है, मैं गई हूँ जुहापुरा, जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक गेटोस है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं बोले साहब हम तो आपकी अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। मैं कहा बताइए। बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कहाँ? वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे? मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है। हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे और हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में अखबार मोदी ने वहाँ पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटना है जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना
उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूँ, मैं सैचुरेशन की बात करता हूँ, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेकुलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती कि आप लोगों को मालूम है भाई भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ज्यादा गर्मी और हीट वेव के दौरान हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट के मरीजों को इन गर्मी में किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।